आज मैं भारत के राष्ट्रीय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने जा रहा हूँ जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है। वह संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक परंतु नाम मात्र का प्रधान होता है। संवैधानिक प्रधान से तात्पर्य है कि संघीय कार्यपालिका की कोई भी निर्णय एवं योजनाओं की अंतिम स्वीकृति वही देता है, परंतु वह नाम मात्र का प्रधान है क्योंकि वह प्रधानमंत्री के सुझाव के अनुसार ही कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रीय में निहित होगी, जो इसका प्रयोग संविधान के अनुसार वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र और सीमित कर दिए गए हैं। इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के लिखित सुझाव को राष्ट्रपति एक बार लौटा सकता है, परंतु दोबारा भेजे जाने पर वह मानने के लिए बाध्यकारी होगा। अर्थात राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान तो है, परंतु वह नाम मात्र का प्रधान है। उसकी सारी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। सामान्यतः लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। बहुमत प्राप्त का तात्पर्य यहाँ है संसद के लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के आधा +1 यानी 50% +1 अर्थात 543 लोकसभा की टोटल निर्वाचित सदस्य हैं, तो उसमें 272 सीट किसी भी पार्टी या गठबंधन के लिए पाना जरूरी है, तभी वह बहुमत प्राप्त कर सकता है और सरकार बना सकता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार ही केंद्र में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में भी राष्ट्रपति के अधिकार सीमित हैं। सामान्य परिस्थितियों में वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। विशेष परिस्थितियों में वह अपने विशेष अधिकार का विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यदि लोकसभा में किसी पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, तो वह अपने विवेक से सबसे ज़्यादा सीट प्राप्त करने वाले सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को या चुनाव के बाद किसी गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर सकता है, लेकिन वह एक निर्धारित समय सीमा देता है और उस समय सीमा के अंदर उसको लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। बहुमत सिद्ध न करने की स्थिति में प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अर्थात मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर रहता है जब तक कि लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त हो। लोकसभा यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। केंद्र के मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल,
मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। इसके बाद राष्ट्रपति के विधायी संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति को संसद का अंग माना जाता है। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार वह संसद का सत्र बुलाता है। अनुच्छेद 85(2)(a) के अनुसार वह संसद का सत्र स्थगित करता है। अनुच्छेद 85(2)(b) के अनुसार वह समय से पूर्व लोकसभा को भंग कर सकता है। इसके लिए प्रधानमंत्री की लिखित सिफारिश आवश्यक है। अनुच्छेद 86 के अनुसार राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है। अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में या चुनाव के बाद लोकसभा के प्रथम सत्र को संसद की संयुक्त बैठक के रूप में संबोधित करता है। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही एक्ट या अधिनियम बनता है तथा देश में लागू होता है। राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयक को पुनः एक बार विचार के लिए संसद को लौटाने का अधिकार है, परंतु दोबारा बिना संशोधन के संसद यदि पारित कर दे और राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति देने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास अनिश्चित समय के लिए भी रोके रख सकता है, जिसे जेबी वीटो कहते हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने डाकघर पोस्ट ऑफिस बिल के संबंध में जेबी वीटो का प्रयोग किया था। धन विधेयक को मनी बिल को राष्ट्रपति संसद को लौटा नहीं सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से ही लोकसभा में धन विधेयक को रखा जाता है। राष्ट्रपति के ये विधायी संबंधी लेजिस्लेटिव अधिकार हुए। अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्टता हासिल किए हुए हों। इसके बाद राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, ये पहले ही बताया जा चुका है। राज्यसभा में इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। संसद में बजट राष्ट्रपति के नाम से रखा जाता है। वह वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके बाद राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर। राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यह घोषणा युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में होता है। इस समय अनुच्छेद 20 एवं 21, 20 एवं 21 को छोड़ करके सभी मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं। अनुच्छेद 359 के अनुसार मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति का उल्लेख था, परंतु 44वें संवैधानिक संशोधन विधेयक 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को समावेशित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को विलोपित किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। इस उद्घोषणा को 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। इस घोषणा के अंतर्गत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित माने जाते हैं। अनुच्छेद 19 में जो मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होते ही स्वतः निलंबित रहेंगे। अनुच्छेद 358 के अनुसार ये वर्णित है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। पहला अक्टूबर 1962 में चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश निफा अर्थात नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी क्षेत्र पर हमला करने के कारण।
दूसरा दिसंबर 1971 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छिड़ने के कारण, और तीसरा जून 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर। राष्ट्रीय को दूसरा आपातकालीन शक्ति है अनुच्छेद 356 के अनुसार 356 के अनुसार राज्य में संविधान के अनुसार कार्य न चलने की स्थिति में राज्य सरकार को बर्खास्त करना और राज्य में राष्ट्रीय शासन की घोषणा करना। इस प्रस्ताव को 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। एक बार संसद की स्वीकृति मिलने पर 6 माह तक राज्य में राष्ट्रीय शासन जारी रह सकता है। इस अवधि में राज्य में राष्ट्रीय के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल शासन करता है। राज्य में राष्ट्रीय शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष रह सकती है विशेष परिस्थिति में। राष्ट्रीय को तीसरा आपातकालीन शक्ति है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करना। इसे 2 माह के अंदर संसद द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रीय के अधिकार संबंधी विषय के बाद अब राष्ट्रीय के चुनाव के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहा हूं। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा संपन्न होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा 70वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके बाद का विषय है महाभियोग प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रीय पर महाभियोग के प्रस्ताव का उल्लेख है। इस अनुच्छेद के अनुसार संविधान के अतिक्रमण की स्थिति में संसद के किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है। एक सदन द्वारा जिसमें महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, उस सदन के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होने पर दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन भी यदि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो महाभियोग प्रस्ताव पारित माना जाता है और राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ता है। अर्थात राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं और यह संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होने पर राष्ट्रपति को पदत्याग करना पड़ता है और सिर्फ संविधान के अतिक्रमण की स्थिति में ही राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पदत्याग की स्थिति में अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति का पदभार संभालेगा। 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। इसके बाद का विषय है राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 58 के अनुसार उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष 35 ईयर्स होनी चाहिए। उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव की योग्यता होनी चाहिए। उसे केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 57 के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रपति का पद संभालने वाला व्यक्ति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य होता है, परंतु परंपरा के अनुसार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद कोई भी व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति नहीं बना है। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू हैं। एकमात्र राष्ट्रपति जो पूर्व में चुनाव हारने पर राष्ट्रपति का चुनाव जीते नीलम संजीवा रेड्डी थे। एकमात्र राष्ट्रपति जो पूर्व में किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे नीलम संजीवा रेड्डी थे। सबसे ज़्यादा उम्र के राष्ट्रपति बनने वाले के आर नारायणन थे।
सबसे कम समय तक राष्ट्रपति बनने वाले जाकिर हुसैन थे, जो 1967 से 69 तक रहे। प्रथम राष्ट्रपति जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ, द्रौपदी मुर्मू।